हेलो बच्चों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी इस समय जो जोर पे होगी। बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो इस समय टॉप मोस्ट पे चल रही होगी। उसी आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये 70/70 है ना, ये निश्चित हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मैं अभी आपको इसमें पढ़ाऊंगा, जो आपको इस वीडियो में जो जो टॉपिक बताऊंगा, उसको बड़े अच्छे से देखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से, इत्मीनान से देखना, ठीक है? क्योंकि ये आपका जो वीडियो है ये चार चांद लगा देगा आपकी तैयारी में। तो बड़े ही ध्यानपूर्वक, कंसंट्रेटली अच्छे से सुनिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जो भी होगा अगर कहिएगा तो पीडीएफ भेज देंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, थंबनेल देख के तो आपको ये बात पता ही चल गया होगा कि थंबनेल में क्या है, कि आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हो, तैयारी बाकायदा कर रहे हो, मस्त कर रहे हो, ठीक ठाक कर रहे हो। लेकिन क्या है ना कि कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिसको आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो। दो प्रॉब्लम्स होती हैं भाई। जैसे मैं बात करूं, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें आप लोग तैयारी कर रहे हो, उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसको बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, जिसका मार्क्स बहुत कम आए। भाई 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, और आप उसी टॉपिक को रटे जा रहे हो, तो फिर फायदा नहीं होगा ना। तो हम ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, क्लास 12 फिजिक्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर 1। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये चैप्टर 1 है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब देखो, इसमें से आपको क्या करना है, इतने टॉपिक पढ़ने हैं। वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, कूलॉम नियम, वैद्युत द्विध्रुव, गॉस प्रमेय, और ये आपका जो है वैद्युत आवेश के 3 है। ठीक है, ये आपके 3 टॉपिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप लोग ये भी सोचेंगे कि सर ऑलमोस्ट मैं सभी टॉपिक कवर कर लिया हूं। हाँ, मैं ये भी बात मानता हूं कि आप लोगों ने लगभग कवर कर लिए होंगे। बट अब इसमें क्या क्या करना है, ध्यान से देखना। जैसे वैद्युत आवेश था, वैद्युत क्षेत्र, इसका जो है तैयारी आप ऐसे करना जो 1 नंबर या 2 नंबर का। मतलब क्या है कि थोड़ा सा डिफिनेशन याद कर लेना कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं या आवेश क्या होता है, बस इतना सा। ठीक, बट यहां पर ध्यान देना कि वैद्युत आवेश की ये जो है वो प्रॉपर्टीज है। ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, उसके गुण है। जिसमें क्या है, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, और आवेश का संरक्षण, और अध्यारोपण सिद्धांत, ये तीनों हैं। और ये सब जो है ना वो 3-3 लाइन के हैं। ये सब तीनों क्या है, 3-3 लाइन के हैं। तो इसके सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद करना है, ध्यान देना, इसके सिर्फ और सिर्फ रूल्स, लॉ, नियम, ठीक है, इसके सिर्फ और सिर्फ नियम याद करना है। क्या याद करना है, नियम याद करना है। ठीक, पूरा राम चाचा नहीं कि पूरा कहानी बैठ के पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ नियम। क्लियर है? आगे देखो, वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है, वैद्युत क्षेत्र रेखा का सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉपर्टीज या गुणधर्म, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ लेना, गुणधर्म पढ़ लेना, बस मेरे बाबू। इतना काम करना, सिर्फ गुणधर्म पढ़ना बस। कूलाम का नियम, देखो ये 2 टाइप के हैं। एक तो डायरेक्ट कूलाम का स्टेटमेंट दे देता है, और एक दे देता है वेक्टर फॉर्म में सदिश के रूप में कूलाम के नियम का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अब आप लोग क्या करना, यहां पर पहला तो कूलाम के नियम का स्टेटमेंट एज सच एज याद कर देना। ठीक है, 2 टाइप का दिया होगा। एक तो दिया होगा कूलाम नियम का स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कूलॉम्ब लॉ, ठीक है, कूलॉम्ब लॉ। एक तो ये दिया गया होगा, और एक आपका है कि वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्ब्स लॉ को क्या करो, ड्राइव करो, सदिश के रूप में जो है आप क्या करो, कूलॉम के नियम का व्यंजक प्राप्त करो, ये दिया गया होगा। तो इसका डेरिवेशन जरूर देख लेना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी। और वैसे मैं बता दूं कि इस बार अच्छे आने के चांस ज्यादा हैं। आप लोग अच्छे पर ज्यादा फोकस करना। अगर मैं वैद्युत द्विध्रुव की बात करूं, इसमें अच्छे पर चांस ज्यादा देना। ठीक है, अच्छे निरक्षीय 2 होते हैं,
हालांकि आप लोगों को डेरिवेशन इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेशन, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डेरिवेशन, और कुछ भी नहीं, कुछ भी मत करना। वैद्युत द्विध्रुव में आप क्या करना, अक्षय और निरक्षीय का सिर्फ डेरिवेशन पढ़ लेना बस, और कुछ भी नहीं। ठीक। गॉस प्रमेय, देखो गॉस प्रमेय में क्या है, इसमें दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक तो रूल्स, क्योंकि क्या है कभी कभी 2 नंबर का सिर्फ आपको गॉस का नियम दे देता है, ये पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी आप लोगों को क्या करता है कि कूलाम के नियम से गॉस का नियम बताइए या सत्यापित कीजिए। कभी कभी आपको दे देता है कि कूलाम से आवेशित चालक जो होते हैं ना, तो इसमें से तो सबसे ज्यादा जो आपको कूलाम्स का 3 नियम करवाया गया है, वैसे तो होते हैं पूरे 6, होते पूरे 6 हैं, लेकिन आपके जो मतलब एग्जाम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मात्र 3 पूछे जाएंगे। ठीक। और इसका क्या करना है, इसका डेरिवेशंस और लॉ, सिर्फ यही दो आप लोग क्या करना, सॉल्व करना, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस और उसके नियम क्या है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट होगा ना कि सर इसमें से क्या पढ़ लें इसमें से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको। ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, ये चैप्टर जो फर्स्ट और सेकंड है, फिजिक्स के फर्स्ट और सेकंड 12th क्लास यूपी बोर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चैप्टर अच्छे से याद कर लो, बहुत ही अच्छा, मतलब बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे इससे, और बहुत आसान है, एकदम फिक्स क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चिंता मत करो, इसके बाद में आप लोगों को इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चंस है ना वो सब करवाएंगे, चिंता मत करो। अब देखो इसमें स्थिर वैद्युत विभव, इसमें क्या है, स्थिर वैद्युत विभव में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, इसमें भी क्या है, निरक्षीय और अक्षीय की कहानी, निरक्षीय और अक्षीय, इसकी भी ये कहानी है। ठीक है, आवेशों के कारण विभव। तो अब आपको क्या करना है, इसमें अक्षय निरक्षीय दोनों का डेरिवेशन, केवल एक का कर लेना डेरिवेशन, बस हो गया। ठीक, अक्षय का, ये बात याद रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन करना है और कुछ नहीं। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ का सिर्फ और सिर्फ परिभाषा पढ़ना। ठीक है, परिभाषा, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा पढ़ के चले जाना बस, समविभव पृष्ठ का। आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा, ये आपका डेरिवेशन, ये आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेशन पढ़ना है इसका। स्थिर वैद्युत परीक्षण, ठीक है, इसका आप थोड़ा बहुत ऐसे देख लेना, डिफिनेशंस देख लेना और प्रॉपर्टीज देख लेना। ठीक है, डिफिनेशंस और प्रॉपर्टीज देख लेना, और कुछ नहीं, ज्यादा मत परेशान होना। परावैद्युत और ध्रुवण, परावैद्युत और ध्रुवण के क्या है, ध्रुवण की परिभाषा याद कर लेना। ठीक है, ध्रुवण का जो परिभाषा है ये आप लोग लिख लो ऐसे, मैं सच बताऊं कि इससे ज्यादा मत लो, टाइम कम है, आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, बट उसमें मेन कहां फोकस करना है ये ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या करो, ध्रुवण का परिभाषा पढ़ लो, और परावैद्युत जो है आपका, इसका इसके लिए क्या करो, परावैद्युत के लिए, इसके लिए क्या करो, इसका नियम पढ़ लो। ठीक है, या गुणधर्म, गुणधर्म पढ़ लो। ठीक है, नियम पढ़ लो या गुणधर्म पढ़ लो परावैद्युत का, इतना समझ गए। आगे देखो, फिर आपका है संधारित्र। ठीक है, संधारित्र में जो आपका है, संधारित्र है, और उसके बाद में फिर क्या, संधारित्र पट्टिका है, और फिर संधारित्र संयोजन, और फिर संधारित्र संचित ऊर्जा। आपको इसमें से मैं बता दूं कि जो संधारित्र है, ठीक है, संधारित्र और संचित ऊर्जा, इन दोनों को आप लोग रट लो, एकदम रट लो, अच्छे से रट लो, भूलना कतई मत एकदम। ठीक है, ये बिल्कुल मत भूलना आप लोग। संचित ऊर्जा जैसे यू ई इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो ये मत भूलना। ठीक है, ये चीजें याद रखना, इसको कतई मत भूलना, ये दो चीजें। और इसका डेरिवेशंस, इसका क्या करना है, डेरिवेशंस याद रखना है बस, इसका सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस, इसका और इसका। ठीक है, ये आपका 2 टाइप का हो जाएगा, एक श्रेणी क्रम और एक पास क्रम। ठीक है, संयोजन जो है ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक आपका श्रेणी क्रम और दूसरा क्या है बाबू, संयोजन। ठीक है, ये 2 आपको दिया गया है, 2 है, सॉरी पास क्रम होगा। ओके, एक मिनट, पास क्रम। ठीक है, ये आपका क्या होगा, पास क्रम, मतलब ये सीरीज और ये पैरेलल, 2 टाइप का आपको दिया जाएगा। तो इसका डेरिवेशन एकदम अच्छे से याद कर लेना, इसका डेरिवेशन। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट विद्युत धारा, विद्युत धारा में सिर्फ और सिर्फ विद्युत धारा का क्या करना है, इसका परिभाषा क्या पढ़ना है,
सिर्फ परिभाषा। अब परिभाषा का मतलब एक बात याद रखना कि ये नहीं कि क्वेश्चन ने परिभाषा बोला, परिभाषा का मतलब हो गया परिभाषा, इसका सूत्र, मात्रक, ठीक है। अगर छोटा मोटा ग्राफ दिया है तो ग्राफ भी, इतने याद करने होते हैं। किसी का परिभाषा का मतलब है कि परिभाषा में आप लोग परिभाषा लिखे, फिर उसका सूत्र लिखो, मात्रक लिखो, अगर ग्राफ है तो ग्राफ जरूर बना दो, विमीय विश्लेषण, अगर विमीय सूत्र याद है, विमीय सूत्र याद है तो वो भी लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक। अनुगमन पे धारा तथा धारा घनत्व में संबंध, इसका क्या करना है, इसका रिलेशंस बता देना, ठीक है। इसमें रिलेशंस ये 3 नंबर 2 नंबर का पूछ लेता है, ठीक है। ये 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, बड़े आराम से बन जाता है कि इसमें जो आपका अनुगमन वेग है, धारा है तथा धारा घनत्व में संबंध, ये 3 नंबर का आराम से पूछ लिया जाता है। अब इसमें क्या करोगे, अनुगमन वेग, धारा तथा धारा घनत्व का अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, कई रिलेशन अगर नहीं आ रहा है, वैसे तो रिलेशन आना चाहिए, इसके बीच का संबंध आना चाहिए, अरे ज्यादा ज्यादा 2-3 लाइन का है तो इसको आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो इन सभी का परिभाषा याद रखो। मैं आप लोगों को बताऊं कि डेरिवेशंस अगर नहीं आ रहा है, आपको डेरिवेशंस जिसका डेरिवेशंस नहीं आ रहा है उसका परिभाषा और गुणधर्म, ये 2 चीजें याद रखें। टीचर आपको लगभग अब ये तो है नहीं कि फुल दे देगा, लेकिन अगर 5 मार्क्स का है और उसमें ऐसा कुछ है ड्राइव करने को, अगर आप उसका गुणधर्म और परिभाषा लिख दिए, अगर गुणधर्म परिभाषा लिख दिए तो डेफिनेटली कह रहा हूं कि अगर 5 मार्क्स का है तो आपको ठीक ठाक 3 नंबर 2 नंबर दे देगा, ठीक। अब ये ख्वाहिश मत रखना कि मैं परिभाषा और गुणधर्म लिखने से हमें 5 नंबर मिल जाएगा, बट हाँ 3 नंबर 5 नंबर दे देगा, ठीक है। आगे देखो, अनुगमन वेग एवं विभवांतर में संबंध, ये आपका डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा। इसका क्या करना, डेरिवेशन कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना, डेरिवेशन, ओके। आगे देखो, ओम का नियम, गतिशीलता, चालकता, देखो ये छोटे छोटे हैं, ठीक है। ओम का नियम जो है, आप इसका स्टेटमेंट याद कर लेना, स्टेटमेंट। हाँ कभी कभी ओम के नियमानुसार ओमीय अनओमीय ये पूछा जाता है, तो वो इस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ओम के नियम को बड़े अच्छे से, और इसके प्रकार या प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं ना, इसके गुणधर्म, गुणधर्म ये भी पढ़ लेना, और इसके प्रकार जो कब ओमीय होगा कब अनओमीय होगा, तो ये जरूर याद रखना, ठीक है। इसके बाद में फिर बात करते हैं गतिशीलता, छोटू सा है, इसका सिर्फ डेफिनेशन याद रखना, चालकता का सिर्फ परिभाषा याद करना है, ठीक है, ओके। इतना तक क्लियर। आगे देखो, प्रतिरोधकता की तापक्रम पर निर्भरता, इसका आपको क्या करना है, डेफिनेशंस और डेरिवेशंस दोनों करना, लेकिन ये आने के चांसेस कम है, ठीक है। ये आने के चांसेस बहुत कम है, तो इस पे ज्यादा फोकस मत देना आप लोग, कि सारा टाइम इसी पर दे दो। विशिष्ट प्रतिरोधकता ये सिर्फ और सिर्फ परिभाषा योग्य है और कुछ नहीं, सिर्फ परिभाषा, क्योंकि समय हम लोगों के पास अब कम बचा है। कुछ पॉइंटेड चीज पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंटेड चीज पढ़ेंगे, जिससे क्या है कि हम लोगों के नंबर्स जो है ना बड़े अच्छे आ जाए। सो इसमें विशिष्ट प्रतिरोध आपको सिर्फ और सिर्फ परिभाषा पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं सेल, श्रेणी कम, पास कम, इसका डेरिवेशन ये तो जानते ही हो कि इसका डेरिवेशन करना है। विद्युत वाहक बल नॉर्मल, इसको एक बार देख लेना इसके नियम को, और उसके बाद में आंतरिक प्रतिरोध, इसका कोई खास बात नहीं। किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन्स, किरचॉफ का 2 नियम है, दोनों के दोनों याद कर लेना, ठीक है। संध नियम मतलब हम कह सकते हैं जंक्शन सोर्स और फिर लूप, तो दोनों याद कर लेना, एक संधि है और एक लूप है, 2 नियम है, 2 के दोनों याद कर लेना, और ये बहुत आसान है भाई। संधि का नियम है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है आप लोगों के, कुछ मत करो, ऐसे फिगर बनाते हुए चले जाओ। और I1 I2 I3 ऐसे मान लो, ठीक है, I1 I2 बहुत आसान है। तो ये संधि का नियम, फिर लूप ले लो, ठीक है, लूप आप बना दो, ठीक है, लूप बना दो, यहाँ पर ऐसे, फिर इधर से ये चल रहा है, ठीक है, फिर ये इधर से ऐसे आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, तो लूप लूप नियम है, ठीक। नेक्स्ट देखो, व्हीटस्टोन्स एज सच है, जैसे बुक में लिखा हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट कर लो। अगर उसमें बहुत बड़ा है तो थोड़ी देर इंतजार करो, आपको नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें आपको इंपॉर्टेंट जितने ये मैं क्वेश्चन, जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ,
ये आपको क्या करूंगा, चैप्टर वाइज इन सबकी सॉल्विंग करवाऊंगा, चिंता मत करो, इन सबके सॉल्विंग की एग्जाम में कितना लिखना है। ठीक, ये नहीं कि इतना, भाई पूछा इतना है 3 नंबर का है, अब तुम 30 नंबर का लिखे बैठे हो, तो जो आपका जो 5 मार्क्स का वो छूट जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी तो बहुत जरूरी है। ठीक, टाइम मैनेजमेंट ध्यान दो। तो ये हो गया। इसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स में आपका चुंबकीय बल है, चुंबकीय क्षेत्र है, लारेंज बल है, चुंबकीय क्षेत्र में गति है। कुछ मत करो, इसमें एकदम आंख बंद करके केवल और केवल परिभाषा याद कर लो सबका, सिर्फ और सिर्फ क्या याद कर लो, परिभाषा। ये बात याद रखना, सिर्फ परिभाषा। और हाँ, हो सके तो लॉरेंज बल जो नियम कह लो या परिभाषा कह लो, एक ही बात हो। ठीक है, हालांकि एक बात नहीं होता है, लेकिन मतलब जैसे लॉरेंज बल का नियमानुसार या उनकी परिभाषा जो दी गई कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं, तो आप वो तैयार कर लेना। बायो सावर्ट का डेरिवेशंस, इनका डेरिवेशंस मस्ट है। और अगर आप लोग डेरिवेशंस इनका नहीं जानते, अगर इनका डेरिवेशंस नहीं जानते हो, तब क्या करना, अगर इनका डेरिवेशन नहीं जानते हो आप, तो इनका नियम याद कर लेना। ठीक है, नियम याद कर लेना एकदम अच्छे से। इनका फिगर भी बहुत सुथरा सा है। ठीक है, अच्छा खासा आप लोग क्या करना, नियम याद कर लेना। ठीक, ये है बायो सावर्ट, समझ गए। निर्वात की वैद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता में संबंध, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, वैसे आने के चांस बहुत कम है, लेकिन इसका डिफिनेशंस पढ़ लेना और इसके जो नियम है उसको पढ़ लेना। इसके डिफिनेशंस और नियम पढ़ लेना, चांसेस बहुत कम है इन सबके। एम्पियर का परपथीय नियम और प्रणालिका, देखो एम्पियर का परपथीय नियम जो है, इसका क्या करना है, परिभाषा, डेरिवेशंस। क्या करना है, डेरिवेशंस। इसका आपको डेरिवेशंस करना है। कैसे, साथ में नियम याद रखो। क्या याद रखो, रूल्स। इसके रूल्स क्या हैं, ये कतई मत भूलो, एकदम अच्छे से याद रखो कि एम्पियर परपथीय नियम है क्या। ठीक, उसके बाद प्रणालिका, प्रणालिका का कुछ मत करो, केवल इसका जो परिभाषा है ना, परिभाषा याद रखो। क्योंकि जानते हो, अब मैं आप लोगों को बताऊं, जो आप लोग के छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको मिला करके बड़ा खरीदा जाएगा। जैसे उसमें कह दिया गया कि एम्पियर का परपथीय नियम की व्यंजक प्राप्त करते हुए प्रणालिका को परिभाषित कीजिए। या ऐसा भी हो सकता है कि प्रणालिका क्या है और तथा एम्पियर का परपथीय नियम ज्ञात कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोनों एक साथ मिक्सअप कर देंगे, दोनों एक साथ मिक्सअप कर देंगे। तो इसी के कारण इसके छोटे से परिभाषा है, उसको याद रखना, नियम है उसको याद रखना कि किसको प्रणालिका कहते हैं। इसके थोड़ा बहुत एक दो प्रॉपर्टीज याद रखना। कल को अगर ये 3 नंबर का दे दिया जाए तो आप वो भी लिख सको, और अगर इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर मिला के 5 नंबर कर दिया जाए तो भी लिख सको। ठीक, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल, ठीक है, ये गलत लिखा है, दो समांतर के एम, ये डेरिवेशंस है। ठीक है, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर्स, तो ये आपका क्या है, डेरिवेशंस है। क्या है, डेरिवेशंस। ऑस्टेड नियम, कुछ मत करना, ज्यादा मत पढ़ना। ऑस्टेड नियम का सिर्फ इनका नियम पढ़ लेना बस, दुनियादारी में मत फंसो, सिर्फ इनका नियम पढ़ो। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर्स, नियम। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि गैल्वेनोमीटर का जो क्वेश्चन आएगा, खासतौर से मैं गैल्वेनोमीटर्स की बात करूं, इस वर्ड को, तो इस वर्ड में जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको एक बात ये ध्यान रखना कि ये प्रैक्टिकल बेस आएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब क्या आएंगे, प्रैक्टिकल बेस आएंगे। ये बात याद रखना कि ये सभी क्वेश्चंस क्या होंगे, प्रैक्टिकल बेस होंगे। गैल्वेनोमीटर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो प्रैक्टिकल बेस होगा। तो थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल बेस देगा तो उसका प्रॉपर्टीज जरूर देगा। तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखो, विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव, इसको नॉर्मल ऐसे पढ़ लेना। ठीक है, इसको पढ़ लेना बस, कोई खास नहीं। वृत्ताकार विद्युत धारा पास में चुंबकीय द्विध्रुव, इसका डेरिवेशन याद कर लेना। ठीक है, इसका डेरिवेशन एकदम रट लेना, अच्छे से रट लेना, बहुत अच्छे से, भूलना मत इसका डेरिवेशन। ठीक, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, आप बायो सावर्ट को मत भूलिएगा। ठीक है, बायो सावर्ट, एम्पियर और दो समांतर, उसके बाद में फिर अगर मैं बात करूं तो वृत्ताकार, इसको मत भूलिएगा। बाकी जो है उसके डिफिनेशंस याद कर लेना, उसके लॉ याद कर लेना, लेकिन ये जो है इसका फुल डेरिवेशंस कर लेना। ठीक,
इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चुंबकीय एवं द्रव्य, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। इसकी इसमें देखा जाए तो पहला क्या दिया है, क्षण चुंबक। कुछ मत करो, इसका सीधा सीधा परिभाषा याद कर लो बस, कुछ भी मत करो, ज्यादा दुनियादारी में मत फंसो, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा याद करो। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इसका क्या करना है आपको, गुणधर्म। क्या याद करना है, गुणधर्म। ये बात याद रखना कि आपको चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं, इसका आपको क्या करना है, गुणधर्म याद करना है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका डेरिवेशन थोड़ा बहुत छोटा मोटा होगा तो वो देख लेना। चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, इसका डेरिवेशन जरूर कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में चुंबकीय कार्य एवं चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय कारण एवं चुंबकीय तीव्रता, तो इसको देख लेना, ये नॉर्मल है, इसके प्रॉपर्टीज ही होंगे और कुछ खास नहीं। चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति, इसमें भी क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा। मैं बता रहा हूं परिभाषा सबका पता होना चाहिए, परिभाषा ऑलमोस्ट सबका पता होना चाहिए, क्योंकि मैं एक डेरिवेशन करवाऊंगा कि आखिरकार 12th क्लास जो फिजिक्स है, फिजिक्स का डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में लिखते कैसे हैं। 90% बच्चों को ये नहीं पता है कि उसमें डेरिवेशन लिखा कैसे जाता है। तो ये मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगा कि आप लोगों को डेरिवेशन कैसे लिखना है, ड्राइव कैसे करना है। करना तो सभी को आता है, आप लोगों को आता होगा करना, सब नहीं लेकिन कुछ तो आता होगा। तो उसमें क्या है ना कि उसको लिखोगे कैसे, ये मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा। फिलहाल आगे देखते हैं पदार्थों के चुंबकीय और चुंबकीय गुण। देखो इसमें जो पदार्थों के चुंबकीय गुण हैं, ये कोई खास नहीं है, बस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पथ चुंबक, अनुचुंबक, लौह चुंबक। इसके आपको क्या करना है कि पथ चुंबक, अनुचुंबक, लौह चुंबक, इसके आपको क्या करना है, इसका आपको नियम, परिभाषा, उदाहरण तीनों पता होना चाहिए, ठीक है। इसके नियम, परिभाषा, उदाहरण, ठीक है, ये तीन के तीनों जो हैं वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसके तीनों, समझ गए। इसके आपको जो आपको पथ चुंबक दिया गया है, अनुचुंबक दिया गया है और लौह चुंबक, इसके तीनों के तीनों आपका क्या होना चाहिए, इसके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में बाकी आप चाहे सब भूल जाओ, मैं बता रहा हूं कि आप चाहे सब भूल जाओ इस चैप्टर से, एकदम ये सब आप भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलना इस चैप्टर से, बाकी कुछ भी मत पढ़ो, रहन दो, ना पढ़ो। आप अगर ये एक टॉपिक पढ़ ले गए ना, इस चैप्टर से हो गया बहुत आगे पार, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें फैराडे एवं हेनरी प्रयोग तथा फैराडे का प्रेरण का नियम, इसकी अगर मैं बात करूं ना, देखो ध्यान से, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना बस, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे प्रयोगात्मक प्रश्न, ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो, ठीक है, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन इसमें बनेगा। हमारे कुछ बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे, अब मैंने हिंदी बोला है ना, प्रयोगात्मक प्रश्न, तो उसमें क्या है कि इस पर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका प्रयोग क्या था, या उससे प्राप्त क्या हुआ, या उसको फाइंड कैसे किया गया, तो ये इससे पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स तथा लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण। देखो चुंबकीय फ्लक्स आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, लेंज का नियम इसके पहले आप इसके पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ लिए हो, और ऊर्जा संरक्षण, तो इन तीनों की क्या करना, परिभाषा। हालांकि आप लोग अगर प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े होंगे तो प्रीवियस चैप्टर्स में आपने देखा होगा कि वहां पर आपको चुंबकीय बल, लॉरेंज नियम, ये सब पढ़ाया गया है। बायो सावर्ट में अगर मैं बात करूं कि गतिमान आवेश में चुंबकीय, तो ये इसमें आप लोग क्या है कि पढ़ चुके हो, बट यहाँ फिर से उसका परिभाषा याद कर लेना, कोई खास नहीं, ये मत भूलना। 1 2 3, 1 2 3 ये बिल्कुल मत भूलना, और इसका डेरिवेशन बड़े अच्छे से आना चाहिए, इसका डेरिवेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, एकदम बहुत अच्छा ऐसा होना चाहिए कि मतलब आप भी ने उसे प्रूफ किया है, इस तरह का इसका डेरिवेशन आना चाहिए। फिर है स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व गुणांक का इसका डेफिनेशन आना चाहिए,
कि स्वप्रेरक तत्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, इसका अंतर भी पूछा जा सकता है, इसका अंतर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और गतिक विद्युत वाहक बल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये दोनों का परिभाषा होगा। इस चैप्टर्स में परिभाषा काफी मिलेंगे आपको। हाँ, सिर्फ यही है नॉन प्रेरण गुणांक थोड़ा सा डेरिवेशन है, तो इसको देख लेना, ये थोड़ा सा डेरिवेशन बेस है। बाकी ये सब क्या है, ये सब परिभाषा बेस है। सिर्फ और सिर्फ सबका डिफिनीशन आएगा, या हम कह सकते हैं कि अंतर आएंगे, गुणधर्म आएंगे, बस ज्यादा डेरिवेशन में बस फंसना। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये प्रत्यावर्ती धारा जनित आएगा एक ही। आगे देखो नेक्स्ट चैप्टर्स आपको दिया है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। बस ये ध्यान देना कि जो आपके प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल, ठीक है, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसका न्यूमेरिकल टफ तो नहीं कह सकते क्योंकि है आसान, बस क्या है लेंदी है, क्योंकि इसमें ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ज्यादा जितना सॉल्व नहीं करो उससे ज्यादा तो इसमें फार्मूले यूटिलाइज हो जा रहे हैं, क्योंकि ये 3 से मिलके बने हैं ना, ये आपके 3 से मिलके बने हैं, BLC, ठीक है, या हम कह सकते हैं RLC या LCR, जिसमें क्या आपका आता है रेजिस्टेंस आता है, इंडक्टेंस आता है, कैपेसिटेंस आते हैं, प्रतिरोध और संधारित्र और आपका इंडक्शन होता होगा, कुछ हिंदी देख लेना आप लोग, ठीक है। तो इसमें आपका जो है ये 3 मिलकर के इस चैप्टर्स में बनते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वैद्युत अनुनाद, इसका सीधा सीधा परिभाषा देख लेना, परिभाषा ठीक, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्ट का डेरिवेशन, ये आपका क्या होगा डेरिवेशन, E इक्वल E0 साइन ओमेगा टी, ये आपका क्या है परिभाषा है, ठीक, ये आपका जो है लॉ है, नियम है, रूल रेगुलेशंस है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुनादी आवर्त वाटहीन धारा, और ये दो हैं। अनुनादी आवर्त की बात करूं तो अनुनादी आवर्त जो होता है वो क्या है, वो डेरिवेशंस है, ये आपके क्या है डेरिवेशन, ठीक, ये आपकी क्या है डेरिवेशंस है। वाटहीन धारा क्या है, वाटहीन धारा का डिफिनेशंस और फिर क्या है डिफिनेशंस है, डेरिवेशंस है, ठीक है, वाटहीन धारा का डिफिनेशंस है और डेरिवेशंस है। तो इसका आपको डिफिनेशंस और डेरिवेशंस दोनों अच्छे से एकदम बढ़िया इत्मीनान से सॉल्व कर लेना है। वाटहीन धारा का 2-3 नंबर का ये पूछा जा सकता है। नमस्ते, हाँ अभी ऊपर आ रहे हैं। नेक्स्ट कोई बात करते हैं कि श्रेणी में एलसीआर परिपथ में प्रयुक्त धारा की अगर मैं बात करूं कि एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्ट का, इसका डेरिवेशंस मत भूलना, इसका डेरिवेशन बिल्कुल मत भूलना। अगर ये आप भूल गए एलसीआर 100% आएगा ही आएगा, ठीक है, ये लिख के ले लो, एलसीआर आएगा। अगर एलसीआर डेरिवेशन नहीं आया तो इसका न्यूमेरिकल आएगा। अब आप लोग वही सोचो, देखो जो इसका न्यूमेरिकल होगा ना वो भी काफी ठीक ठाक होगा, एलसीआर जो डेरिवेशन है वो भी काफी ठीक ठाक, तो इसका आपका डेरिवेशन भी आ सकता है। और ये जो ऊपर के हैं ये सब, इसका अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता है तो इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल जरूर करो, न्यूमेरिकल अगर इस चैप्टर में ठीक ठाक नंबर लाने, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का है, साइनेसली है, मतलब मैथ का पोर्शन ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, इसके डिफिनेशंस याद कर लेना, और फंक्शन का मतलब होता है परिकार्य, इसका परिकार्य और परिभाषा, ये 2 चीजें तैयार कर लेना, परिकार्य और परिभाषा। और सबसे बड़ी बात है इस पे क्या आएगा, इस पे आपके न्यूमेरिकल आएंगे, क्या आएंगे, इस पे आपके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, कलांतर फेजर जो है ना इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायनमो, इसका सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा न्यूमेरिकल, या फिर क्या आएंगे न्यूमेरिकल आएंगे। ट्रांसफार्मर ऊंचाई अपचाई, रट लो इसको, रट लो एकदम अच्छे से रट लो, इसको एकदम बढ़िया से रट लो, ठीक है, इसको अच्छे से रट लो, बड़े आराम से इत्मीनान से इसको खूब अच्छे से रट लो, 2-3 बार इसको सॉल्व कर लो, जितना सॉल्व कर सकते हो कर डालो। ट्रांसफार्मर का एक ना एक क्वेश्चन फिक्स है आना,
ठीक है, ऊंचाई, अपचाई, इसका डिफिनेशंस क्या होते हैं, इसके प्रैक्टिकल क्या है, इसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, इसके रूल्स क्या हैं, इसके प्लेटें वर्क क्या कर रही है, क्योंकि सबको पता है कि ये क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट की, तो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। देखो चैप्टर इसमें, ये चैप्टर कोई बहुत टफ नहीं है, इसमें कुछ भी मत करो। एक तो आप पहला ये फर्स्ट, इसका क्या करो, गुणधर्म प्रॉपर्टीज, हम बात करें परिभाषा, तो परिभाषा इसमें कुछ होता नहीं है, गुणधर्म, और फिर क्या करोगे, गुणधर्म के बाद में इस पे क्या करो, इसका डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन ये कर लो, इसका क्या कर लोगे, डेरिवेशन कर लेना। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट, बस इसमें और ज्यादा दुनियादारी नहीं, जो ये क्वेश्चन है ये रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें गामा, एक्स, पराबैंगनी और रक्त किरणें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको रख लो। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से रख लो, बड़े आराम से। नेक्स्ट है वैद्युत चुंबकीय तरंग, और इस पर नेक्स्ट बात करें वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति। तो इसको आपको क्या करना है कि ग्राफ और डिफिनीशन, ग्राफ, डिफिनीशन, न्यूमेरिकल, ये याद रख लेना, इसका ग्राफ, डिफिनीशंस और न्यूमेरिकल। हालांकि न्यूमेरिकल बहुत छोटे होंगे, बहुत ही आसान होंगे। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत, ये एकदम रख लो, ये रखने वाली चीज है। ठीक है, इसको रख लो, अच्छे से रख लो, एकदम बढ़िया। हम लोग चैप्टर 9 देख रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ये और एक ये दोनों से आप लोग परिचित होंगे, और ये भी परिचित होंगे, इसके व्यवहार से भी बहुत परिचित होंगे कि इसका व्यवहार कैसा है। आई होप आप लोग दोनों से परिचित होंगे, क्योंकि इसका व्यवहार भी बड़ा सुंदर है, और इसके क्वेश्चन भी बड़े सुंदर होते हैं, और मार्क्स भी बहुत सुंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, इसमें आप लोग ये जो मैं बताऊं उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप क्या करो, दर्पण सूत्र का जो है, दर्पण सूत्र में क्या है, उत्तल अवतल। ठीक है, तो इसके क्या करो, जो आपका दर्पण सूत्र है ना, दर्पण सूत्र का क्या करो, इसका परिभाषा, परिभाषा, और एक तो परिभाषा हो गया, दूसरा डेरिवेशंस, डेरिवेशन, ये दो चीजें एकदम क्लियर रखो इसका पहला, क्योंकि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अपवर्तन दे या ना दे, पता नहीं, अगर देगा तो इसका छोटा सा परिभाषा देगा, अगर अपवर्तन देगा तो इसका छोटा सा परिभाषा देगा, बस। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करूं तो इसमें जो है आपका डिफिनीशन और न्यूमेरिकल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डिफिनीशन हो सकता है, या क्रांतिक कोण का अगर मैं बात करूं तो इसका डिफिनीशन और डेरिवेशन दोनों हो सकता है, साइन इनवर्स प्रूफ करने को दे सकता है। तो इसको ध्यान देना कि इसका जो है परिभाषा और डेरिवेशन, और ये 3 नंबर का आएगा, अगर आएगा भी तो ये 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये अगर आएगा भी तो आपका 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अगर ये आएगा तो आपका कितने नंबर का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। किसी गोलीय पृष्ठ पर उत्तल अवतल, ये मत भूलना। ठीक है, इसका डेरिवेशन देख लेना। लेंस मेकर पर 100% लिख लो भाई, लेंस मेकर आपका क्या है, 100% चल रहा है। क्या चल रहा है, लेंस मेकर 100% चल रहा है, आना ही आना है। ठीक, दूसरा देखो, प्रिज्म 100% लिख लो। ठीक है, अब आप लोग ये सोचोगे कि सर सब जब 100% लिख पा रहे हो तो हम 50% कौन सा माने, सुन लो, आपको अभी बता रहे हैं। प्रकाशिकी यंत्र में सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में, इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो आपको याद क्या करना है, परिभाषा, ग्राफ, या फिगर की बात कर लो, कुछ भी हो। ठीक है, ग्राफ, फिगर्स, ये याद रखना है। और प्रकार्य फंक्शंस, ठीक है, प्रकार्य या फंक्शंस की बात कर लो, तो ये आपको याद रखना है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का एक क्वेश्चन फिक्स है 100% एकदम अच्छे से। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ये 3 नंबर या 2 नंबर का दे दे। ठीक है, 3 नंबर या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये भी ध्यान दे लेना। बट इसमें
मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट के मोस्ट, मतलब पेपर इससे बाहर नहीं बनेगा, ये ध्यान दो। कोई भी चैप्टर, जितने भी चैप्टर आप पढ़ते हुए अभी आ रहे हो देखते हुए, इस टॉपिक से बाहर पेपर नहीं बनेगा। ठीक, तो इन टॉपिक को अच्छे से एकदम बड़े अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो थोड़ा सा भी तो वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दो, मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा। लेकिन ये आप लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से लिखो, अच्छे से। जैसे इसमें विचलन कोण है, प्रिज्म कोण है, दोनों का डेरिवेशन में से कोई एक आपको क्या दे देगा, डेरिवेशन देगा। ठीक है, और इसी बेस पर न्यूमेरिकल भी दे सकता है, ये बात याद रखो। ठीक, समझ गए। ये आपका जो है गोलीय पृष्ठ पर अवतल अपवर्तन में उत्तल लेंस और अवतल लेंस का क्या करना है, डेरिवेशन। आप लोग तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन कुछ टॉपिक आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो अभी मैं पढ़ा ही नहीं हूं, या यार ये तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ गया हूं, जो 2 नंबर 1 नंबर की कहानी। ठीक, तो ये आपका है। इस चैप्टर्स में एक बात याद रखना बड़े अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन चाहे वो 1 मार्क्स का है, ध्यान से सुनना, कोई गलती मत करना। अगर 1 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा ना तो क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ बनाना है, कतई मत भूलना। मैं लिख कहा दूं आप लोगों के लिए, ग्राफ बनाना है। ये लाइन बिल्कुल मत भूलना कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये लाइन बिल्कुल मत भूलना कि सर ने बोला था कि इसमें, इस चैप्टर में अगर 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है तो ग्राफ के बिना मत सॉल्व करना, बिना ग्राफ के मत सॉल्व करना। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसकी बात करते हैं, हाइगन सिद्धांत। रट लो मेरे दोस्त, रट लो, एकदम अच्छे से रट लो बच्चों, एकदम बढ़िया से। हाइगन सिद्धांत। दूसरा, तरंगों का कला संबंध तथा कला असंबंध योग। ये आराम से, बड़े आराम से, लेकिन इसको ज्यादा ध्यान देना। इंस्टीट्यूट टू दिस, व्यतिकरण, संपोषी विनाश यंग का प्रयोग। ये पूरा के पूरा प्रयोगात्मक क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक प्रश्न पूरे के पूरा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड जो है वो आपका क्या होगा, ये हाई और लो, मतलब संपोषी और विनाशी दे देगा। ठीक है, संपोषी और विनाशी, ये 2 टाइप का आपको दे देगा, एक संपोषी एक विनाशी। इस पे न्यूमेरिकल आएंगे ज्यादा से ज्यादा, इस पे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे बनते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलो कि इस पे न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक, विवर्तन, ध्रुवण, पोलराइड, इसको क्या करना है, इन सब का परिभाषा कि विवर्तन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, और पोलराइड क्या होता है, इन सब सिर्फ और सिर्फ परिभाषा। अगर थोड़ा बहुत भी अगर जानना चाहते हो तो इसका गुणधर्म। ठीक है, गुणधर्म, मैलस का नियम, बूस्टर का नियम, इन दोनों का क्या करना है, आपको सिर्फ नियम याद रखना है बस। परिभाषा मान लो या नियम मान लो, इन दोनों का, बट ग्राफ के बेस पे। ठीक, ग्राफ के बेस पे ये जरूर याद रखना है। यंग प्रत्यास्थ जो आपका है, यंग प्रत्यास्थ, ये ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर से, ये हद से ज्यादा जरूरी है, इसको जरूर देखना। और जहां विरल माध्यम अपवर्तन है, समतल पृष्ठ है, इस पे आपको डेरिवेशन देगा। ठीक है, इस पे आपको डेरिवेशन देगा, या इसी बेस आपको न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, इसी बेस आपको क्या कर देगा, न्यूमेरिकल। ये जान लो कि जिस क्वेश्चंस का डेरिवेशन देगा उस क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल जरूर देगा। तो आप लोग ये काम करना, कोई भी डेरिवेशन सॉल्व करना, उस डेरिवेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, एक क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, विकर्ण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकर्ण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उसकी बात करते हैं कि विकर्ण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति क्या है। देखो, इसमें क्या करना है, पहला है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तथा द्वैत प्रकृति, और फिर निरोधी विभव, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है सर, थोड़ी देर में देखते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, निरोधी विभव है। ओके, उसके बाद में फिर क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा उत्सर्जन, और आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसका क्या है, डेरिवेशन।
क्या है, डेरिवेशंस है। ओके, याद रखना, इसका परिभाषा पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी परिभाषा, कभी कभी डेरिवेशंस। लेकिन परिभाषा तो आप लोग सबका, मैंने कहा ना, हर एक का परिभाषा मत छोड़ो, परिभाषा सभी का रख लो। और डेरिवेशंस, डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशंस। फोटॉन किसे कहते हैं, कार्यफलन क्या होता है, देहली आवृत्ति क्या होता है, ये एकदम रख लो, ठीक है। और खास तौर से जो मेरे यहाँ के स्टूडेंट हैं टेस्ट के, इन सबको ये सब पढ़ा चुका हूं। अगर कोई एक भी भूल गए ना तो थप्पड़ देंगे, इतना ध्यान दो। तो ये फोटान, कार्यफलन, देहली आवृत्ति, ठीक है, ये सब ना अच्छे से पढ़ाए बाबू आप लोगों को, तो इसको मत भूलना। और दोबारा क्या तो इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। ये सब टॉपिक फिर से अंडरलाइन कर लो कि कहीं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, तो उसको जरूर ध्यान देना। इन सब का क्या करना आप लोग, परिभाषा, परिभाषा अच्छे से सबका परिभाषा एकदम क्लियर रखना, ठीक है। परिभाषा, फंक्शंस, ठीक है, परिभाषा याद कर लेना, फंक्शंस याद करना, ये सारी चीजें क्लियर कर लेना इस टॉपिक से। नेक्स्ट है प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटॉन। इसमें आपको क्या करना है कि जो प्रकाश की कणीय प्रकृति है, ये आपका दो टाइप का क्वेश्चन इससे बनेगा। एक तो आपको एग्जाम्पल बेस्ड या प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन दिया जाए। जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों को नया नया लग रहा होगा, अगर जो पढ़े हैं वो कमेंट बॉक्स में करें कि ये जो टॉपिक है इसमें आपके जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम्पल या प्रैक्टिकल बेस आएगा। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, द्रव्य तरंग की प्रकृति, डेरिवेशन से डायरेक्ट है ये, ठीक है। और डी ब्रगॉली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रगॉली तरंगदैर्घ्य, इसका सिर्फ रूल्स, नियम, लॉ यही याद रखना, ठीक है। रूल्स, नियम, लॉ, इसी को याद रखना, नियम, कि इसके नियम क्या हैं, इसी को याद रखना। क्योंकि इसके अगर आपको नियम, क्योंकि ये कभी कभी ना 3 नंबर, कभी कभी 4 नंबर में मतलब आ जाता है, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर में ये क्या होते हैं कि इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी 2-2 नंबर का दे देता है कि देहली आवृत्ति, देहली भौगोलिक तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, तो कभी कभी 3 नंबर का, कभी 2 नंबर का। तो ये आप जरूर देख लेना, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या वैसे भी कर लो, कुछ भी करो, बस पढ़ो, ठीक। नेक्स्ट देखो, परमाणु 12, मतलब चैप्टर 12 है। इसमें आयनन विभव और ऊर्जा, इन दोनों का क्या करो ना, परिभाषा पढ़ो। आप लोग एक बात ये कह रहे होंगे कि सर हर टॉपिक का परिभाषा, परिभाषा मैं इसलिए प्रेसाइज कर रहा हूं कि परिभाषा पढ़ लो, क्योंकि आपको अगर कुछ नहीं आया तो परिभाषा ही सहारा देगा, ये बात ध्यान। कुछ भी अगर नहीं आया तो आपको परिभाषा याद आएगा, ये ध्यान दो, और वो परिभाषा पढ़ डालो, ठीक। अल्फा कण परिकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, सॉरी रदरफोर्ड होना चाहिए, ठीक है, ये गलत लिखा है, रदरफोर्ड मॉडल होना चाहिए। तो अल्फा कण का परिकीर्णन और रदरफोर्ड मॉडल, ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अल्फा कण प्रक्षेप पथ तथा इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं, हाँ ये भी देख लेना। हाइड्रोजन परमाणु में बोहर मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100%। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लो, आप लोगों का इसमें आना ही आना है। ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर आप लोगों का हर बार क्वेश्चन पूछता है, ऊर्जा स्तर, ठीक है, हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप कर लेना। ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो एग्जाम्पल बेस होता है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बेस क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एग्जाम्पल बेस क्वेश्चन पूछता है। हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसमें वही लाइनों श्रेणी, बामा श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, वो जो लाइन होते हैं ना, तो मतलब वो जो लाइन ऐसे 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 फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो जो होगा ना, उस पे एक क्वेश्चन पूछेगा, और अगर पूछेगा तो 5 नंबर का। इससे ये जान लो, ये ना, ये और ये, इन दोनों का अगर मैं लेवल की बात करूं तो ये दोनों जो है ना वो 5-5 नंबर के हैं। बोहर का क्वांटिकर्ण या डी ब्रगॉली, बोहर का क्वांटिकर्ण और डी ब्रगॉली, इनका क्या करना, लॉ पढ़ लेना, नियम, ठीक है, कि डी ब्रगॉली का लॉ क्या है। और सबसे ज्यादा जरूरी इस चैप्टर से, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सभी की कमियां, ड्रॉबैक, डिमेरिट्स, फॉल्टेज, ठीक है, ये आपके कमियां, सभी की कमियां पढ़ लेना कि रदरफोर्ड का क्या कमी था,
थॉमसन का क्या कमी था, बोहर का क्या कमी था, आइंस्टीन क्या क्या बात कर रहे थे, क्योंकि आइंस्टीन साहब अलग बात कर रहे थे। और अगर मैं बात करूं तो फिलहाल इसके पहले हैं आइंस्टीन साहब, लेकिन इसमें मैं बात कहूं कि अगर इन लोगों का डे ब्रॉगली क्या वो बात कर रहे थे, तो इन सब में। और फिर लाइमन का है, लाइमन बामर, ठीक, लाइमन है, बामर है, इसमें कौन सी रेबन नहीं है, तो इन सबको ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, नाभिक 13, परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक संरचना। इस चैप्टर्स में ना, इस चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही टॉपिक पर डिपेंड है, मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा। पूरे की पूरा चैप्टर ना, ये चैप्टर अगर आप चाहो तो पूरे के पूरा अच्छा नंबर ला सकते हो, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा पढ़ लो, ठीक। पहला परिभाषा। दूसरा क्या करो, न्यूमेरिकल, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है। अब आप लोगों को परिभाषा सबसे ज्यादा किसका याद करना है, द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा क्या करना है, इस पर आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस, ठीक है, न्यूमेरिकल डेरिवेशंस और डिफिनीशंस, ये तीन चीजें इस पर मिलेंगे कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। कोई भी आपको आइटम दिया जाएगा, उसमें क्या करना पड़ेगा कि उसका बंधन ऊर्जा निकालना है, फिर द्रव्यमान क्षति तो पहले निकालोगे, फिर बंधन ऊर्जा, तो ये दिया जाएगा, ठीक। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, तो समस्थानिक संभारिक में अंतर क्या है, या कभी दे सकते हैं कि समन्यूटानिक किसे कहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर का दे सकते हैं कि समन्यूटानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं, इसका अंतर क्या होता है, ये सब आपको दिया जाएगा, ठीक। तो इस चैप्टर्स में हाँ आइंस्टीन साहब है, इनका थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डेरिवेशन है, छोटू सा डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन बेस है इनका, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन इनके रूल्स जरूर याद रखना, रूल्स और लॉ, मतलब डिफिनीशंस तो ये मान लो ना, डिफिनीशंस आपका कॉम्प्लीमेंट चल रहा है, डिफिनीशंस हर एक उसमें करना ही करना है। नेक्स्ट है और लास्ट चैप्टर्स है आप लोगों के, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। इसकी मैं बात करूं तो ऊर्जा बंड, चालक, अचालक एवं अर्धचालक, ये इसमें आपको क्या करना है, क्या तैयार करना है, सिर्फ इससे ज्यादा मत तैयार करना, मैं सच बता रहा हूं, जितना बताऊं तो ध्यान से सुनना। इसका आपको क्या करना है, रूल और परिभाषा, दो चीजें इसके क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें तैयार करनी है बस। नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में क्या करना है, अंतर, ठीक है, इसमें क्या करना है, अंतर बताना है आपको। और अंतर बताओगे कैसे बाबू, परिभाषा से। कैसे बताओगे, परिभाषा से, पहले परिभाषा याद कर लो, तो इसका क्या करोगे आप, परिभाषा। और क्या याद, और कैसे बता सकते हो अंतर, उदाहरण से। और कैसे बता सकते हो, प्रॉपर्टी से, गुणधर्म से, ठीक। इसके बाद में अर्धचालक डायोड तथा एवेलांस भंजन। अर्धचालक डायोड क्या है और एवेलांस भंजन क्या है। ये एवेलांस भंजन जो है ना, ये 2 नंबर या 3 नंबर का आ सकता है, क्योंकि ये अगर मैं इसका बात करूं तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपका जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, और इसको ध्यान देना। पी टाइप, एन टाइप 100%, इसका आप 100% लिख लो, एकदम अच्छा खासा 100% कहानी चल रहा है इसका 100%। इसमें अग्र दिशक, पश्च दिशक, पीएल डायोड का आपको अग्र दिशक, पश्च दिशक ये दे सकता है, या हम कह सकते हैं कि सन डायोड में दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग ये आपको दे सकता है, इसका फंक्शन दे सकता है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अच्छे से इसकी व्याख्या कर लेना, और साथ साथ में इसका जो ग्राफ बन रहा है, ठीक, इसका जो ग्राफ बनना है उसको अच्छे से कर लेना, समझ गए। इस चैप्टर में क्या क्या करना है, इस चैप्टर में सभी के परिभाषा, जैसे कि आपको ऊर्जा बैंड, चालक, इन सब का परिभाषा याद कर लेना। उसके बाद में पीएन सन डायोड का जो नैज है, अर्धचालक है, अग्र अवनत है, पश्च अवनत है, इसको याद कर लेना है, इसमें अंतर बता देना है बड़े आराम से, और सबके ग्राफ, जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, सबके ग्राफ अच्छे से बनाना, ठीक है, क्योंकि जितनी खूबसूरती से आप ग्राफ वगैरह बनाओगे ना, वही है ना जो दिखता है वही दिखता है, सीधी सी बात है। अब आप उसमें घोचा घाची किए हो, एकदम ऐसा लिख दिए हो ना,
कि मतलब टीचर ही नहीं क्लियरिफाई कर रहा है कि कौन सा रफ है कौन सा फेयर है, वो बेचारा गलती से रफ काट करके फेयर कर दे रहा है, फेयर काट करके रफ कर दे रहा है। तो ऐसा नहीं लिखने का, एकदम साफ सुथरा अच्छा खासा। ठीक, तो जितना मैंने बताया है इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से इत्मीनान से बड़े आराम से इस टॉपिक को कॉपी में लिख लेना, या अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो बता देना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। कुछ भी करो ना बाबू, आप लोग अच्छा खासा तैयारी करो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, एक व्हाट्सएप नंबर है 9628934843, ये एक नंबर है, ठीक है, 9628934843। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में, कोई भी डाउट हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, आपको ये केवल जो नहीं कि केवल फिजिक्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश हिंदी सोशल साइंस, मतलब ऑल सब्जेक्ट ऑफ 12th क्लास, ठीक है, यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का, किसी भी बोर्ड के हो आप लोग, ठीक है, तो वो आप अनडाउटेबली इस पे मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या इसमें कोई प्रॉब्लम्स है। आप लोग बेझिझक, ठीक है, बेझिझक जो है, कोई हेजिटेशन, विदाउट हेजिटेशन आप लोग क्या कर सकते हो, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझा दीजिए, या सर ये इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बता दीजिए। कोई भी डाउट आप लोग पूछ लेना, बस बोर्ड में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।